नमस्कार दोस्तों, शेड क्लास विद अशोक सर में आपका स्वागत है। मैं अशोक सर आपको एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना। ये प्रत्येक एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं दोस्तों, और जैसे कि इसमें है राष्ट्रीय परियोजनाएं, और इन राष्ट्रीय वन्यजीव परियोजनाओं में दोस्तों जैसे कि बहुत सारी परियोजनाएं पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहली परियोजना पूछी जाती है बाघ संरक्षण परियोजना। कौन सी दोस्तों? बाघ संरक्षण परियोजना। इसके बाद आपसे दोस्तों पूछी जा सकती है हाथी संरक्षण परियोजना के बारे में भी आएगा क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग। इसके बाद दोस्तों हंगोल परियोजना के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में दोस्तों हंगोल परियोजना। इसके बाद दोस्तों आपसे गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना के बाद दोस्तों आपसे पूछी जाएगी कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण। इसके बाद दोस्तों मगरमच्छ या घड़ियाल संरक्षण परियोजना, दोस्तों ये भी पूछी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों गिर सिंह परियोजना, गिर सिंह। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछी जाती है हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ। इसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में भी आपसे डॉल्फिन संरक्षण के लिए कब प्रावधान किया गया। दोस्तों इस प्रकार से और भी बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा की बात आती है परियोजना प्रोजेक्ट के बारे में, तो दोस्तों इन सारी परियोजनाओं को हम विस्तृत पढ़ेंगे, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसे इस प्रकार से बहुत सारी परियोजनाएं रहेंगी जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने पहली परियोजना के बारे में बात की है बाघ संरक्षण परियोजना, और 1973 की बात कही है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद हाथी संरक्षण यदि आपसे पूछा जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाए कि कब कौन सी परियोजना, 1992 में। कस्तूरी मृग 70, तो दोस्तों ये दोनों 70 की बात कही गई। इसके बाद गिद्ध संरक्षण की बात कही जाए तो 2006 में की गई थी। इसके बाद आपका कछुआ संरक्षण और मगरमच्छ दोस्तों दोनों कितनी 1975 में है, परंतु ये उड़ीसा सरकार के द्वारा है। इसके बाद 1999 भारत सरकार के द्वारा है दोस्तों। इसके बाद गिर सिंह परियोजना की भी बात कही जाएगी, तो बाघ और गिर सिंह के बारे में 1973 में बात आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद हिम तेंदुआ और डॉल्फिन के लिए राष्ट्रीयकरण की बात करें, डॉल्फिन को राष्ट्रीयकृत कब जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में, और हिम तेंदुआ के लिए संरक्षण की बात आ जाए 2009 में। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में, और लाल पांडा परियोजना 1996 में। इस प्रकार से दोस्तों ये परियोजना आपके प्रत्येक एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती है निम्न परियोजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों, या इसके लिए कौन सी परियोजना चालू की गई। क्लियर हुआ दोस्तों? अब एक एक परियोजना का दोस्तों डिटेल देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहे। क्लियर हुआ दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखें दोस्तों, अब पहली परियोजना आती है दोस्तों बाघ परियोजना। कौन सी दोस्तों? बाघ परियोजना, अर्थात पीटी, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के बारे में आता है दोस्तों। ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बात कही जाए कि विश्व की एक सबसे बड़ी परियोजना के रूप में, यदि कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना वन्य जीव संरक्षण के लिए यदि चालू की गई थी, तो वो कौन सी परियोजना थी दोस्तों? बाघ परियोजना। कौन सी दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी परियोजना, दिया जाए विश्व की सबसे बड़ी परियोजना। क्या होगा दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी थी? बाघ परियोजना, अर्थात इसे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात हुई, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई और कहां से की गई दोस्तों। तो सबसे पहले यदि आ जाए कि भारत के उत्तराखंड से, कहां से दोस्तों? भारत के उत्तराखंड राज्य से। कहां से दोस्तों? भारत के उत्तराखंड राज्य से 1 अप्रैल, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1973 को। कब दोस्तों? ये डेट याद रखना। भारत के उत्तराखंड, और उत्तराखंड का स्थान यदि आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहां से दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। देखते जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब बात आती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर योजना की भारत में शुरू की गई थी।
कहाँ पर? भारत में शुरू की गई थी। यदि आ जाए भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब, अब इस किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हमारे जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, कौन दोस्तों? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला। दोस्तों इनका नाम याद रखना, कैलाश सांखला के नेतृत्व में या इनकी अगुवाई में, यदि आपसे पूछा जाए कि कैलाश सांखला की अगुवाई में भारत के उत्तराखंड राज्य में 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पीटी योजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। यहीं से फिर दोस्तों क्वेश्चन निकलेगा कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो गैनी मैनफोर्ड। कौन है दोस्तों? गैनी मैनफोर्ड। इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता दोस्तों पूछे जाएंगे तो गैनी मैनफोर्ड है। यदि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता तो हमारे कौन है दोस्तों? कैलाश सांखला है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान के जोधपुर से। कहां से दोस्तों? राजस्थान के जोधपुर। तो ये भी याद रखना कि हमारे जो कैलाश सांखला है राजस्थान जोधपुर की अगुवाई में 1 अप्रैल 1973 को इस योजना की शुरुआत की गई। अब दोस्तों इसके नाम के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाए कि शुरू में इसका नाम क्या था दोस्तों? तो हेली नेशनल पार्क रखा गया। देखिए दोस्तों इसको याद रखना कि जो बाघ रिजर्व था जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम रखा गया था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क। अब हेली नेशनल पार्क इसका नाम क्यों रखा गया था दोस्तों? स्वतंत्रता के पूर्व उस समय जो हमारे अंग्रेज गवर्नर थे दोस्तों वो मालकम हेली थे। कौन से दोस्तों थे? इसके बारे में नाम याद रखना, मालकम हेली। और दोस्तों ये गवर्नर जनरल थे भारत के, और इन गवर्नर जनरल के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों क्या रखा गया था? हेली नेशनल पार्क रखा गया। क्लियर हुआ? रामगंगा नदी क्षेत्र में था। और दोस्तों यहीं से फिर क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता के बाद, कब दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों नेशनल पार्क कर दिया। ये याद रखना दोस्तों। सबसे पहले मालकम हेली ने जो हमारे गवर्नर थे उनके नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया। पूरा पुराना नाम है, आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद फिर क्या नाम रख दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था दोस्तों। फिर 1957 में पुनः इसका नाम बदल दिया गया और उस दौरान इनका नाम क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट। क्या नाम कर दिया गया था दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तो दोस्तों याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनका नाम कर दिया गया। क्लियर दोस्तों? एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले जो रामगंगा नदी पर, इसके बारे में तो 1936 डेट भी 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क। अब यहाँ से क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है टाइगर की बात, क्योंकि हम बाघ की बात करते हैं। तो टाइगर शब्द कहां से लिया गया है? तो टाइगर शब्द ग्रीक भाषा के टिग्रिस से बना है। कहां से बना है? टिग्रिस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टाइगर शब्द है जो कहां से लिया गया? ग्रीक भाषा के टिग्रिस से टाइगर शब्द बना हुआ। क्लियर हुआ दोस्तों? ये तो ही मेन चर्चा कि उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अब मैं डिटेल चर्चा कर रहा हूं। टाइगर के बारे में देखिए दोस्तों, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट ले लीजिए। अब दोस्तों यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुआ इसकी बेसिक जानकारी। अब यहीं से आता है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो 29 जुलाई को कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात आती है कि सबसे पहले बाघ गणना भारत में कब की गई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम बाघ गणना भारत में, बाघ गणना। अब दोस्तों जो बाघ गणना हुई थी सबसे पहले 1972 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। और अभी हाल ही में हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 2019 की एक बाघ गणना हुई। क्या हुई दोस्तों? सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी तो 1972 में पहली बाघ गणना हुई थी। और उस बाघ गणना के अनुसार यदि आपसे टोटल संख्या पूछी जाए तो 1872 थी। कितनी थी दोस्तों? सॉरी 1827।
कितनी थी दोस्तों? 1827। अब डेट याद रखना कि 1972 और 72 का उल्टा कर दीजिए तो 27 और एक साल घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 1972 में पहली बार गणना हुई थी और उस समय पर बाघ की संख्या कितनी थी, अर्थात बाघों की टोटल संख्या दोस्तों कितनी थी? 1827 बाघ थे। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों एक क्लियर हुई कि प्रथम बाघ गणना कब की गई? 1972 में, और 1972 की कंडीशन में दोस्तों संख्या टोटल कितनी थी? 1827। इसके बाद दोस्तों जो हाल ही में गणना हुई है 29 जुलाई 2019 के बाद यदि आपसे संख्या पूछी जाए, अर्थात 2018 में बाघ गणना हो चुकी थी और 2014 में इसके पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 2014 में हुई थी और 2018 में उसके आंकड़े आपके प्रेजेंट किए गए और इस आंकड़े के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 के अनुसार बाघों की संख्या 2967 थी। कितनी थी दोस्तों? 2967 और 2226। अब देखिए दोस्तों एक थोड़ा आपको याद रखना है कि 2014 की बाघ गणना के अनुसार बाघों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 2226 थी और वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2967 है और ये आपकी 2018 की बाघ गणना के अनुसार है। यहीं से फिर दोस्तों क्वेश्चन एक मध्य प्रदेश के बारे में निकलेगा, क्योंकि आप एमपीटीईटी देते हो फिर टाइगर स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के रूप में दोस्तों हम देखेंगे मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। 2018 से मध्य प्रदेश को पुनः टाइगर रिजर्व का टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसके पूर्व में दोस्तों यदि आपसे बात कही जाएगी तो कर्नाटक था। कौन था दोस्तों? इसके पूर्व लगातार कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। और इसके बाद अभी एमपी में 2018 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 हो चुकी है और कर्नाटक में 524 हो चुकी है। तो ये भी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बाघों की संख्या क्या है, और इसके बाद उत्तराखंड के बाघों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है 442। तो ये तीन क्रम भी आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे अधिक बाघ कहां पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 2018 की गणना के अनुसार 526 बाघ है। कर्नाटक में बाघों की संख्या पूछी जाएगी तो 524 है और उत्तराखंड में यदि बाघों की संख्या पूछी जाएगी दोस्तों कितनी है? 442 है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों यहीं से क्वेश्चन एक फिर पेपर में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी और किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात पीटी योजना की शुरुआत 1974 में की गई थी। जस्ट इसके एक वर्ष बाद 1973 में जैसे बात की थी कि भारत में की गई थी और भारत में जिम कार्बेट में की गई थी और मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 1974 में की गई थी। और अभी वर्तमान में फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एमपीटीईटी के मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर योजना है। तो दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यानों प्लस 1 प्रोजेक्ट टाइगर मिलाकर 7 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में प्रोजेक्ट टाइगर योजना संचालित की जा रही है। अब वो 7 कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपसे पर्टिकुलर पूछा जा सकता है कि किस अभ्यारण्य में, तो दोस्तों ये अभ्यारण्य की नाम याद रखना, रातापानी अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में है दोस्तों। और इसके बाद 6 का नाम पूछा जाएगा तो पहला तो आपका कान्हा किसली होगा, इसके बाद दूसरा बांधवगढ़ याद रखना। बांधवगढ़ यदि डेंसिटी में दोस्तों यदि पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश का डेंसिटी में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? बांधवगढ़ में प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद दोस्तों इसमें 2 आपके सा याद रखना, सासा और पापा याद रखेंगे तो दोस्तों टोटल 6 के नाम याद हो जाएंगे। देखिए तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, इस प्रकार से 6 होंगे और 7वां दोस्तों आपका रातापानी। सा से संजय और सा से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पा से पन्ना और पा से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से 6+1 इन राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्तों क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आपसे कुछ पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि एक क्वेश्चन फिर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में टोटल देश के कितने प्रतिशत बाघ हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में टोटल देश के 19% बाघ। तो दोस्तों जैसा कि बाघ परियोजना के बारे में हमने देखा था और बाघ परियोजना में कुछ और पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि यदि बाघ परियोजना ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर में राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है, तो दोस्तों ये याद रखना है कि 2019 तक की अर्थात सितंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 50 प्रोजेक्ट टाइगर योजना। कितने हैं दोस्तों?
50 प्रोजेक्ट टाइगर है। और जिलों की स्थिति भी पूछी जा सकती है कि कितने जिले हैं, तो 18 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 18। तो 18 राज्यों के दोस्तों ये याद रखना, 18 राज्यों के 50 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की है। यहां से फिर दोस्तों एक क्वेश्चन और निकलेगा कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो नागार्जुन सागर। कौन सा है दोस्तों? नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। इसको किसमें किया गया शामिल दोस्तों आपका? और इस कहां पर है दोस्तों? सलेम। ये भी याद है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे, ये तो बड़ा, ये बड़े की बात है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में सबसे छोटा यदि आपसे प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों? क्षेत्रफल में सबसे छोटा, तो ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है दोस्तों? एमपी में भी है और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का है, याद रखना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पेंच ये सबसे छोटा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन घनत्व के आधार पर पूछा जा सकता है कि घनत्व में अर्थात सबसे अधिक डेंसिटी में बाघ किस प्रोजेक्ट टाइगर में पाए जाते हैं? तो कांजीरंगा। कहां पर है दोस्तों? कांजीरंगा। और काजीरंगा कहां पर है दोस्तों? असम में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, तो क्षेत्रफल में बड़ा देख लिया, छोटा देख लिया, डेंसिटी में देख लिया। इसके बाद एक ऊंचाई पर स्थित, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता, ऊंचाई पर स्थित प्रोजेक्ट टाइगर। तो दोस्तों नामदफा का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? नामदफा। अब दोस्तों ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पेपर में पूछे जा सकते हैं कि भारत के कुल प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाले राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 2019 तक की स्थिति अर्थात सितंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार 50 राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर है। वो कितने राज्यों में है? 18 राज्यों के हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा नागार्जुन सागर है, सबसे छोटा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, और यदि डेंसिटी के आधार पर कौन सा है दोस्तों? काजीरंगा है, और ऊंचाई पर स्थित दोस्तों कौन सा है? नामदफा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत के क्षेत्रफल का, किसका? भारत के क्षेत्रफल का 2.08% पर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर। जो 50 प्रोजेक्ट टाइगर यदि टोटल भारत के क्षेत्रफल का यदि देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 2.08% है। और जो मैंने मध्य प्रदेश का बताया था कि मध्य प्रदेश में टोटल भारत के कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं, तो हमने 19% देखा था। कितना देखा था दोस्तों? 19%। तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 19% थे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। इसके बाद अगली परियोजना देखेंगे दोस्तों, हाथी संरक्षण परियोजना। अब दोस्तों देखेंगे अगली परियोजना है हाथी संरक्षण परियोजना। जैसे कि बाघ संरक्षण परियोजना दोस्तों आपने देखी थी कि 1972 में है। कब है दोस्तों? बाघ। उसके 20 वर्ष बाद, कितने? 1992 में। कब? 1992। तो याद रखना है कि हाथियों के संरक्षण के लिए दोस्तों, किसके लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए 7 फरवरी 1992 में, कब दोस्तों? 1992 में आपकी झारखंड दोस्तों, कहां से? झारखंड के सिंहभूमि जिले से। कहां से दोस्तों? झारखंड के सिंहभूमि जिले से हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कब हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो वो आपको डेट याद रखना है। डेट याद नहीं रहे तो दोस्तों सन सबसे पहली प्राथमिकता है कि बाघ के 20 वर्ष बाद, 72 से दोस्तों आप देखेंगे 72 और 73 में पहली बाघ परियोजना 73 में की गई थी दोस्तों। वैसे तो 72 में उसके लिए प्रयास था, तो इसके बाद आपको 92 में अर्थात 19 वर्ष बाद ये आपकी हाथी संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी। अब इसमें दोस्तों क्या क्या किया, और ये भी क्वेश्चन है कि कहां से की गई थी, तो झारखंड के कहां से? सिंहभूम जिले से की गई थी। क्लियर दोस्तों? अब यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि हाल ही में
हाथियों के संरक्षण के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया? तो दोस्तों 32 स्थानों को हाथी संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। और इसके तहत यदि राज्य पूछे जाए तो 14 हाथी बहुल राज्यों में 14 हाथी बहुल राज्यों के 32 क्षेत्रों को हाथी संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया, जिनमें हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि वर्ल्ड हेरिटेज एनिमल के रूप में अर्थात विश्व विरासत पशु के रूप में ये भी आ जाता है कि हाथी को ही विश्व विरासत पशु यदि आ जाए हमारा विरासत पशु के रूप में कि भारत में विरासत पशु के रूप में किसको घोषित किया गया है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो नेशनल हेरिटेज, विश्व नहीं थोड़ा, नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में किसको शामिल किया गया दोस्तों? हाथी को। यदि आया कि विरासत पशु के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो हाथी को किया गया है दोस्तों। और कब किया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, 22 अक्टूबर 2010। तो दोस्तों जैसा कि कहा था नेशनल हेरिटेज एनिमल अर्थात राष्ट्रीय विरासत पशु, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय विरासत पशु, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? हाथी है। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? 22 अक्टूबर 2010 को किया गया था। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथी मेरे साथी कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? हाथी मेरे साथी। तो दोस्तों ये भी आ जाता है कि हाथियों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता लाने के लिए, जन जागरूकता अर्थात जनता में जागरूकता लाने के प्रयास से एक कार्यक्रम किया गया था, हाथी मेरे साथी। और ये मंत्रिपरिषदीय, मंत्री स्तरीय जो एक बैठक हुई थी, मंत्री स्तरीय 8, इसको बोलते हैं मंत्री स्तरीय 8, अर्थात भारत सहित 8 देशों के इसमें मंत्रियों ने भाग लिया था। और यदि आ जाए कब किया गया था दोस्तों, ये भी आ जाता है 24 मई 2011 को। यदि आ जाए 24 मई 2011 को हाथी मेरे साथी जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक योजना बनाई गई। और वो योजना किस कार्यक्रम में बनाई थी? मंत्री स्तरीय 8 का सम्मेलन किया गया था, जिसमें भारत सहित 8 देशों ने भाग लिया था, जिसका जो मेन भूमिका रही भारत ने की थी। और कहां पर? भारत में नई दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन फिर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि हाथियों के संरक्षण के लिए ही गज यात्रा प्रारंभ की गई। क्या क्या की गई है दोस्तों? गज यात्रा। ये भी पूछी जा सकती है कि गज यात्रा का मतलब क्या है? तो 12 अगस्त 2017 को। कब दोस्तों? 12 अगस्त 2017, ये डेट याद रखें। तो 12 अगस्त 2017 को अब क्वेश्चन आता है विश्व हाथी दिवस। क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? विश्व हाथी दिवस। जिस प्रकार से वहां पर हमने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त 2017 को गज यात्रा का प्रारंभ किया गया। किस यात्रा का दोस्तों प्रारंभ किया? गज यात्रा का। और इसका भी उद्देश्य क्या था दोस्तों? हाथी संरक्षण के लिए प्रयास करना। क्लियर हुआ दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 32 क्षेत्रों को हाथी संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया, 14 राज्यों के हाथी बाहुल राज्यों में ये क्षेत्र चिन्हित किए गए, राष्ट्रीय विरासत पशु की घोषणा अर्थात 22 अक्टूबर 2010 को इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में जाना गया। और हाथी मेरे साथी के लिए कार्यक्रम हुआ था मंत्री स्तरीय 8, जिसमें भारत सहित भारत प्लस 7 अर्थात टोटल 8 देशों ने भूमिका निभाई थी। और 24 मई 2011 को ये सम्मेलन किया गया था। और फिर 12 अगस्त 2017 को गज यात्रा भी प्रारंभ की गई है हाथियों के संरक्षण के लिए। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद अगली परियोजना पढ़ेंगे दोस्तों।
दोस्तों अगली दो परियोजनाएं हैं, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। एक कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में और दूसरी है हंगोल परियोजना के। दोस्तों ये दोनों हिरण की प्रजाति हैं और एक क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है, और दोनों की यदि डेट पूछी जाए 1970, क्लियर। 1970 में ही कस्तूरी मृग परियोजना प्रारंभ की गई थी और हंगोल परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। तो बात आती है कि कस्तूरी मृग परियोजना कहां से प्रारंभ की गई थी और किस उद्यान से प्रारंभ की गई थी, और इसी प्रकार से हंगोल परियोजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना कि उत्तराखंड के, कहां के दोस्तों, उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से। कहां से दोस्तों, केदारनाथ अभ्यारण्य, याद रखें दोस्तों। उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, कस्तूरी मृग परियोजना प्रारंभ की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों, 1970 में की गई थी। इसी प्रकार से दोस्तों यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हंगोल परियोजना। जो दोस्तों हंगोल है, ये आपका यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का है। कौन सा दोस्तों, यूरोपीय रेंडियर प्रजाति। तो यूरोपीय रेंडियर प्रजाति, रेंडियर प्रजाति का हिरण है, क्लियर, हिरण है। और इसकी जो प्रारंभ कर दिया गया, किस उद्यान से किया गया था, तो कश्मीर के दाची-गाम। कौन सा दोस्तों, कश्मीर के दाची-गाम उद्यान से, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान से, राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से है दोस्तों, और ये कश्मीर के दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी कब की गई थी योजना, 1970। यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा, क्योंकि ये विलुप्ति की ओर हो रहा था, तो इसको IUCN, एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, जो ये संस्था है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के सहयोग से, यदि आ जाए किसके सहयोग से थी, तो ये दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन के सहयोग से थी। और यदि हंगोल परियोजना की बात कही जाएगी तो IUCN और WWF। देखिए दोस्तों, तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर प्लस वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा भी, अर्थात विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा भी, इनके सहयोग से दोस्तों किस परियोजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, हंगोल परियोजना का प्रारंभ किया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों। इसका यदि क्षेत्र भी पूछा जाए कि ये हंगोल कहां पर पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों पाए जाते हैं हिमाचल, हिमाचल की चंपा घाटी, हिमाचल की कौन सी है दोस्तों, चंबा घाटी से सिक्किम तक। कहां तक दोस्तों, सिक्किम तक के क्षेत्र में दोस्तों क्या पाए जाते हैं, हंगोल पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि IUCN प्लस WWF के सहयोग से यूरोपीय रेंडियर प्रजाति के हंगोल प्रजाति के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई थी, वो कब की गई थी, 1970 में की गई थी। और किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, कश्मीर के दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान से। कहां से की गई थी दोस्तों, कश्मीर के दाची-गाम से। क्लियर हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसका मैं मुख्य उद्देश्य था कि इनकी विलुप्ति धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। और इसमें यदि एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि 20वीं शताब्दी तक, यहां से आ जाए कि 20वीं शताब्दी तक आते आते इनकी संख्या, एक पहले क्या थी दोस्तों, इसकी संख्या ज्यादा थी। कितनी थी, लगभग 5000। कितनी थी दोस्तों, 5000 थी इसके प्रारंभिक समय। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते इसकी संख्या कितनी बची थी, मात्र 150 रह गई थी हंगोल की। इस जब संख्या लगातार गिरावट हो रही थी, शिकार हो रहा था, इसलिए इनके संरक्षण के लिए IUCN और WWF के सहयोग से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया और धीरे धीरे अब वर्तमान में। तो दोस्तों इसमें ये था, तो यहां तक क्लियर हुआ कि 150 से अब पुनः धीरे धीरे वृद्धि हो रही है इसके संरक्षण के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर बात चल रही थी उत्तराखंड की केदारनाथ अभ्यारण्य। और यदि बात आ जाए कि ये कहां पर है, तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। दोस्तों क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर, थोड़ा ये हिमाचल वाला, ये आपका इधर नहीं है। ये वाला जो एरिया रहेगा कि हिमाचल से, वो तो आपका मुख्य रूप से ज्यादा ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। कहां पर, ठंडे, तो जो बर्फीला क्षेत्र रहेगा कश्मीर और हिमाचल वाला। लेकिन जो कस्तूरी मृग होगा वो है आपका हिमाचल, हिमाचल के चंबा घाटी से। कहां से दोस्तों, चंबा घाटी से सिक्किम तक। कहां तक दोस्तों, सिक्किम तक। क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, केदारनाथ के साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ,
बद्रीनाथ अभ्यारण्य है दोस्तों। कौन सा है? बद्रीनाथ अभ्यारण्य। और इसी के साथ शिकारी देवी अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? शिकारी देवी अभ्यारण्य। तो ये भी पूछा जाए कि केदारनाथ अभ्यारण्य, बद्रीनाथ अभ्यारण्य और शिकारी देवी अभ्यारण्य में भी दोस्तों किसके संरक्षण किया गया है? कस्तूरी मृग का संरक्षण। इसमें एक क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, जो कस्तूरी होती है दोस्तों, कस्तूरी वो नर मृग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो केवल नर मृग में कस्तूरी प्राप्त होती है, कस्तूरी प्राप्त होती है। तो ये भी आपको याद रखना कि केवल किसमें होती है दोस्तों? नर मृग में। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कब कब हुई थी। तो दोनों आपकी तुलनात्मक अध्ययन आप देख सकते हैं। तो 1970 में हुआ था एक केदारनाथ अभ्यारण्य, एक दाची गांव कश्मीर में था, एक केदारनाथ उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था। क्लियर हुआ? इन दोनों के संरक्षण के लिए IUCN दोनों में है दोस्तों, केवल इसमें WWF का और सहयोग किया गया है। इसके बाद अगली परियोजना देखेंगे दोस्तों 1973 की गिर परियोजना के बारे में। अब देखिए दोस्तों, गिर सिंह परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा। एक तो गिर सिंह परियोजना कब है? 1973। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बेसिक देखेंगे कि गिर है कहां पर। गिर सिंह कहां के फेमस है दोस्तों? तो आपने देखा होगा गुजरात, और गुजरात के गिर क्षेत्र में। कहां पर दोस्तों? गिर क्षेत्र। और ये कहां पर है? जूनागढ़ जिला में। कहां पर है दोस्तों? जूनागढ़ जिला। ये भी याद रखना। तो गुजरात के गिर क्षेत्र में के जूनागढ़ जिले में गिर सिंहों के संरक्षण के लिए दोस्तों, किसके लिए? एशियाई शेर। इनके लिए क्या है? एशियाई शेर पूछा जाता है। तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 1972 में, ये डेट याद है, 1972 में गुजरात सरकार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? गुजरात सरकार के द्वारा क्या किया गया था? एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी दोस्तों? एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। पहली लाइन ये रहेगी कि गुजरात के गिर क्षेत्र में जूनागढ़ जिले में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 1972 में गुजरात सरकार के द्वारा एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई। क्लियर हुआ दोस्तों? परंतु क्या हुआ, इसके बाद गिर अभ्यारण्य को, क्या दोस्तों? गिर अभ्यारण्य को 1973 में, कब दोस्तों? गिर अभ्यारण्य को 1973 में गिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? गिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य को 1973 में दोस्तों क्या घोषित कर दिया गया? इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया। इसी समय केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर दोस्तों गिरों के संरक्षण के लिए, अर्थात एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए केंद्र के द्वारा गिर सिंह परियोजना प्रारंभ की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? गिर सिंह परियोजना। इसलिए इसकी डेट कब से रहेगी? 1973। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 1972 आ जाए, परंतु गिर अभ्यारण्य का नाम गिर राष्ट्रीय उद्यान कब किया? 1973। उसी समय केंद्र सरकार के द्वारा गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई। क्लियर हुआ दोस्तों? यहीं से फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि गिर सिंह क्षेत्र को, अर्थात जो आपका गुजरात का जो क्षेत्र है, और गुजरात के क्षेत्र को या इस उद्यान को एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? एशियाई सिंहों का घर। एशियाई सिंहों के घर के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एशियाई सिंहों के घर के नाम से किसे जाना जाता है। एशियाई शेरों को भी दोस्तों पुनर्स्थापन भी किया गया। हमारे यदि MP में बात करेंगे तो नौरादेही अभ्यारण्य के लिए भी यहाँ पर एशियाई शेरों को लाया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगली परियोजना देखेंगे दोस्तों 1975 की, कछुआ संरक्षण और मगरमच्छ संरक्षण। तो दोस्तों अब कुछ परियोजना, जैसे मैंने कहा कछुआ संरक्षण परियोजना के बारे में भी दिया जाए, और मगरमच्छ या घड़ियाल संरक्षण परियोजना की डेट कब थी? तो दोस्तों कछुआ संरक्षण परियोजना आपका पूछा जाए 1975 में, मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1975 में है, परंतु दोस्तों एक 1999 की डेट भी मिलेगी।
दोस्तों ये आ जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूएनडीपी के सहयोग से दोस्तों एक हमारा जो देहरादून वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो दोस्तों कब किया गया था? 1999 में किया गया था। तो बात आती है कि कछुआ संरक्षण। तो सबसे पहले कछुआ संरक्षण के बारे में दिया जाए तो उड़ीसा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये थोड़ा यहाँ दोस्तों यहाँ की बात करेंगे तो कछुआ संरक्षण, तो आपसे पूछा जाए उड़ीसा सरकार के द्वारा कछुओं के संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए? कछुओं के संरक्षण के लिए। और कटक जिला, कहां पर दोस्तों? ये उड़ीसा के कटक जिला के भितरकनिका, कहां पर दोस्तों? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इसके द्वारा भितरकनिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी आएगा, या उद्यान, इसको बाद में उद्यान ये पूछा जाएगा। और यहां से किसके संरक्षण के लिए बात कही गई? कछुआ संरक्षण के लिए काफी व्यापक प्रयास किए गए हैं। और इसके बाद यहीं से क्वेश्चन एक निकल के आएगा दोस्तों कि पर्यावरण वन एवं जलवायु तथा यूएनडीपी के सहयोग से दोस्तों एक कछुआ संरक्षण के लिए, समुद्री कछुआ संरक्षण के लिए जो एक देहरादून में वन्य जीव संस्थान है, वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा कछुओं के संरक्षण के लिए एक कछुआ अर्थात समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। देखिए दोस्तों, इस चीज को समझिए कि कछुआ संरक्षण के लिए सबसे पहले 1975 में किसके द्वारा दोस्तों? उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा के कटक जिले के भितरकनिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य से कछुआ संरक्षण की सबसे पहले शुरुआत की गई दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? पर्यावरण वन मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय और यूएनडीपी, इनके सहयोग से वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई। और वो कब की गई दोस्तों? 1999 में। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1999। अब ये किसके लिए की गई थी दोस्तों? ये भी आ जाए तो इसका नाम आता है ऑलिव रिडले। देखिए दोस्तों, ये नाम आ जाता ऑलिव रिडले एवं अन्य कछुए की प्रजातियों के लिए, अन्य कछुए की प्रजातियों के लिए। अब दोस्तों क्या हो रहा था कि ऑलिव रिडले ये महत्वपूर्ण प्रजाति रही है, उसके साथ अन्य कछुए की प्रजाति जो संकटग्रस्त थी। क्या थी दोस्तों? जो संकटग्रस्त थी। इस समस्या के लिए, इनको बचाने के लिए ही किनके द्वारा? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा और इस संस्थान के द्वारा समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत उड़ीसा के समुद्र तटीय भाग में की गई थी। उड़ीसा के समुद्र तटीय भाग में, कहां पर दोस्तों? समुद्र तटीय भाग में इसकी शुरुआत की गई। तो कब की गई थी दोस्तों? ये बात 1999। और केवल उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाए 1975 में। और आपसे सीधा सीधा कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा 1975 में। और दिया जाए पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय और यूएनडीपी के सहयोग से कब की गई थी समुद्री कछुए के संरक्षण के लिए? 1999 में। क्लियर हो दोस्तों? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहीं से दूसरी आपकी है मगरमच्छ। कौन सी दोस्तों? मगरमच्छ या भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण परियोजना दोस्तों कब की गई थी? 1975 में की गई थी। अब यहाँ पर एक नाम निकल के आता है दोस्तों, एक नाम निकल के आता है कि मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन, मगरमच्छ एवं मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन दोस्तों। तो जो मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन विशेषज्ञ थे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर
इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर HR वस्टर्ड। HR वस्टर्ड। डॉक्टर HR वस्टर्ड के द्वारा ही किसके लिए, मगरमच्छ संरक्षण अर्थात घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1972 में, तो आ जाए डॉक्टर HR वस्टर्ड की सलाह पर, किस पर, सलाह पर मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1975 में प्रारंभ की गई थी। 1975 में प्रारंभ की गई, याद रखना, प्रारंभ की गई। अब बात आती है कहां से प्रारंभ की गई, एक क्वेश्चन फिर निकल के आएगा यहां से, तो ये भी उड़ीसा से की गई थी। कहां से की गई, तो उड़ीसा, उड़ीसा के धैनाक जिले से। कहां से दोस्तों, धैनाक, धैनाक जिले के टिकरपाड़ा, टिकरपाड़ा से, तो ये भी आ जाएगा। वहां पर हमने बात की थी कछुआ के लिए कटक जिले, और कटक जिले के दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य में बात कही गई थी। और इसकी यदि बात कही जाएगी तो टिकरपाड़ा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया था। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, क्लियर हुआ, प्रजनन केंद्र से इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोनों फैक्ट याद हुए, किसकी सलाह पर, तो डॉक्टर HR वस्टर्ड की सलाह पर कब प्रारंभ की गई थी, 1975 में की गई थी, उड़ीसा के धैनाक जिले के टिकरपाड़ा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र से। अब बात आ जाए कि भारत में टोटल वर्तमान में कितने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना, भारत में 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कितने हैं दोस्तों वर्तमान में, 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हैं, और इनके संरक्षण के लिए 11 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कितने हैं दोस्तों, 11 राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो यदि आ जाए मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए भारत में कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य है दोस्तों, संरक्षण के लिए 11 है, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात कही जाएगी तो दोस्तों 16 है। यह इससे क्वेश्चन दोस्तों एक फिर बन सकता है, क्योंकि हम MPTET द्वारा या मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में घड़ियालों के संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो दोस्तों ये भी याद रखना 3, और 3 का दोस्तों सूत्र भी रहेगा सोच के, क्या है दोस्तों, सोच के, सोन, चंबल और कैंट। दोस्तों ये 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र हैं मध्य प्रदेश के, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चंबल हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, तो आपको सोन घड़ियाल के बारे में आ जाएगा, या चंबल घड़ियाल के बारे में पूछा जाएगा, या कैन घड़ियाल के। 3 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की प्रमुख है, और यहाँ पर घड़ियालों के संरक्षण के लिए दोस्तों प्रावधान किया गया। इसके अलावा भी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कहां पर थे, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए सबसे अधिक, तो दोस्तों यदि पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। तो यही पूछा जाएगा। हम MP का एग्जाम दे रहे हैं, तो MP के एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा, या सीधी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, 1975 में हुई थी। कहां से हुई थी, उड़ीसा से। कितने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, 16 है। कितने अभ्यारण्य दोस्तों, 11 है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने हैं, 3। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद अगली परियोजना देखेंगे, गैंडा संरक्षण परियोजना। दोस्तों ये परियोजना बहुत इंपोर्टेंट है और आपसे पूछी जा सकती है, गैंडा संरक्षण परियोजना। इसमें सीधी पूछी जा सकती है कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, 1987 में की गई थी। भारत में दोस्तों यदि आ जाए कि भारत में एक सिंगी गैंडे के लिए दोस्तों, और एक भारत में क्या है, विश्व में भी एक सिंगी गैंडे का संरक्षण केवल भारत में प्रमुखता किया जाता है। और भारत की कहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है, तो भारत में एक सिंगी गैंडे के संरक्षण के लिए, इसके लिए दोस्तों गैंडे के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा असम राज्य के, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा असम राज्य के किस उद्यान से ये पूछा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन से दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 1987 में। कब दोस्तों, 1987, ये डेट याद रखना, 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, एक सिंगी गैंडे के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा असम राज्य के, कहां पर दोस्तों, असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत की गई थी, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ
असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान, कौन से दोस्तों, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान, और एक दूसरा रहेगा आपका जालदापरा, जालदापारा अभ्यारण्य। तो दोस्तों इन स्थानों पर ही किसका संरक्षण किया जाता है, गैंडे का संरक्षण किया जाता है। कैसे, एक सींग वाले गैंडे। यदि आ जाए एक सींग गैंड वाले कहां पर है, मुख्यतः सबसे ज्यादा प्रमुखता की बात आ जाए तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ही आपको याद रखना हो, कहाँ का है दोस्तों, असम। और असम के ही फिर मानस अभ्यारण्य और जालदापारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में इसकी संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। और कब की गई थी, 1987 में की गई थी। इतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों 1987 के बाद 1996 के लाल पांडा परियोजना के बारे में देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगली परियोजना जैसे मैंने बताई लाल पांडा परियोजना, इसका सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कब प्रारंभ की गई थी, 1996 में। तो दोस्तों ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि लाल पांडा परियोजना है जो WWF के सहयोग से, किसके दोस्तों, WWF के सहयोग से, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा के सहयोग से, क्योंकि ये विलुप्तप्राय प्रजाति थी इसलिए इसके सहयोग से। और एक पूछा जाए कहां पर दोस्तों, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क, दोस्तों ये पूछा जाएगा पेपर में कि जो लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कहां से की गई थी, तो जो पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क था यहां से इसकी शुरुआत की गई थी। और यदि ये आ जाए कि कहां पर था, तो ये भी आपसे, ये 3 क्षेत्र मुख्य रूप से। तो दोस्तों जंतु पार्क में किसकी प्रारंभ की गई थी, लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि ये पार्क है कहाँ पर दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में है। कहाँ पर है दोस्तों, दार्जिलिंग क्षेत्र। क्लियर। यहाँ से यदि आ जाए कि ये लाल पांडा का संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र रहा है, तो दोस्तों पूर्वी हिमालय है। और पूर्वी हिमालय का वो एरिया रहेगा हमारा सिक्किम वाला, अरुणाचल प्रदेश और हमारा दार्जिलिंग। इन क्षेत्र में लाल पांडा देखे जाते हैं। यदि इनका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लगभग 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यदि आ जाए कहां पर, तो ये बर्फीले क्षेत्रों में, अर्थात लगभग 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर, 45 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, लाल पांडा। और ये क्षेत्र पूछा जाए पूर्वी हिमालय के राज्य भी सिक्किम, अरुणाचल और दार्जिलिंग। यदि आ जाए पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क कहाँ पर है दोस्तों, वो दार्जिलिंग में है, वो पश्चिम बंगाल के में। क्लियर हुआ दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है गिद्ध संरक्षण। तो देखिए दोस्तों गिद्ध संरक्षण के बारे में देखेंगे हम कि गिद्ध संरक्षण की शुरुआत कब की गई है दोस्तों, 2006 में। परंतु इसके लिए एक प्रयास किया गया था दोस्तों IUCN के द्वारा गिद्धों को। एक क्या हुआ, भारत में यदि पूछा जाए तो भारत में 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि आ जाए भारत में लगभग कितने प्रकार की प्रजातियां हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 9 प्रकार की प्रजातियां हैं। 9 में से 3 प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, बहुत अधिक संकटग्रस्त है, इसलिए IUCN के द्वारा इन्हें संकटग्रस्त घोषित किया गया था, जिसके संरक्षण के लिए 2004 में इसके लिए बात की गई थी। और 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना लागू की गई। क्या की गई है दोस्तों, गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना दोस्तों कब प्रारंभ की गई, 2006 में है। भारत में कितनी प्रजातियां हैं, 9 है। और यदि आया एक क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन यदि मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी पूछा जाएगा कि गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में इसके लिए किया गया है, तो पन्ना, कौन सा दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। यहाँ गिद्धों की गणना भी की गई है और गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रयास किया गया। साथ ही यहाँ पर कैन घड़ियाल है दोस्तों, कैन घड़ियाल जो संरक्षण केंद्र है वहां पर भी, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य में भी दोस्तों गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। क्लियर हो दोस्तों। इसके साथ ही फिर एक क्वेश्चन और आएगा, गिद्ध प्रजनन केंद्र। किसके बारे में दोस्तों, गिद्ध प्रजनन
केंद्र। और सबसे पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कौन सा था? एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पिंजौर। कौन सा था दोस्तों? पिंजौर, ये आ जाएगा। और पिंजौर कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में। एक क्वेश्चन याद रखना कि गिद्ध प्रजनन केंद्र भारत का पहला कौन सा है? पिंजौर है। वो किस राज्य का है? हरियाणा का है। और इसको कब प्रारंभ किया गया था? 3 जून 2016 को। कब किया गया था? 16। और यदि हमारे यहाँ पर 2017 में गिद्धों के लिए गणना की गई थी, क्या की गई थी? ये भी आया पिंजौर। दूसरा और तीसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, राजभट खावा, ये याद रखना दोस्तों, राजभट खावा। और ये है दोस्तों कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। तो ये भी यदि आपसे पूछा जाए, दूसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर है दोस्तों? राजभट खावा, पश्चिम बंगाल का है। और तीसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र रानी, ये असम का है। कौन सा है दोस्तों? रानी है, असम। तो याद रखना, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में। वर्तमान में गिद्धों की कितनी प्रजातियां हैं दोस्तों? 9 है। और कितनी संकटग्रस्त है? 3। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या? गिद्धों की धीरे धीरे संख्या कम क्यों हुई? तो दोस्तों आपने एक देखा होगा कि मवेशियों में, कौन सा दोस्तों? मवेशियों। और मवेशियों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है दोस्तों? दर्द निवारक दवा। तो मवेशियों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक, और इसको डिक्लोफेनाक के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो मवेशियों को दर्द निवारक जो कौन सी? डाइक्लोफेनाक, या इसको डिक्लोफेनाक के नाम से भी जाना जाता है। तो डाइक्लोफेनाक दवा का जब मवेशियों को दी जाती है और जब उन मवेशियों का सेवन गिद्ध करता है, तो धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी देखी गई, ह्रास देखा गया है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए इस गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई है। गिद्ध प्रजनन केंद्र के बारे में पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के कैन घड़ियाल अभ्यारण्य में और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी आपको गिद्धों के संरक्षण के लिए और गिद्धों की गणना भी करवाई गई 2017 में। क्लियर हुआ दोस्तों? एक गिद्ध संरक्षण। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हिम तेंदुआ और राजकीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, हिम तेंदुआ परियोजना, तो सीधा एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत तो भारत सरकार द्वारा यदि आ जाए, हिम तेंदुआ के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए यह परियोजना प्रारंभ की गई है। और इसका क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है कि हिम तेंदुआ का क्षेत्र क्या रहेगा। तो दोस्तों पूरा हिमालय, जैसे हम भारत की बात करें, भारत का ये वाला पूरा, तो हिमालय का जो पूरा वाला ये वाला एरिया ऊपर वाला कंडीशंस रहेगी। तो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इसके बाद आपका आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल। तो दोस्तों ये टोटल क्षेत्र यदि आ जाए हिम तेंदुआ अर्थात हिम मतलब बर्फ, अर्थात जो बर्फीले क्षेत्रों में जो तेंदुआ निवास करता है, उनके संरक्षण के लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना की गई थी। और इसका क्षेत्र पूछा जाएगा तो दोस्तों टोटल उत्तर वाला हिमालय वाला क्षेत्र जो रहेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इसका संरक्षण किया जाता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसका ह्रास हो रहा था। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है दोस्तों? तो भारत सरकार द्वारा 5 अक्टूबर, याद रखना है 5 अक्टूबर 2009। देखिए दोस्तों 2009 में ही हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए परियोजना बनाई गई थी और 2009 में भी डॉल्फिन को क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय जलीय
जीव घोषित कर दिया गया था और उसी समय इसके संरक्षण के लिए डॉल्फिन संरक्षण परियोजना बनाई गई। क्या है? गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। अब बात आती है कहां पर? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर। कहां पर? बिहार के भागलपुर से। और भागलपुर का स्थान भी पूछा जा सकता है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज। कहां से दोस्तों? भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहलगांव। देखिए दोस्तों ये आएगा सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के लिए गंगा नदी में एक संरक्षण परियोजना चलाई गई है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है दोस्तों? इसको किस नाम से और जाना? सूंस। क्या जानते हैं दोस्तों? सूंस। जो डॉल्फिन है इसको सूंस के नाम से तो ये भी आ जाता है कि जो हमारी गंगा नदी में सूंस है अर्थात डॉल्फिन है, इसके संरक्षण के लिए 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और कहां से दोस्तों इसकी योजना का प्रारंभ किया गया? बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहलगांव तक इसका लिए संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस प्रकार से। और यदि इसमें कहलगांव के मध्य एक विक्रमशिला गंगा नदी एक अभ्यारण्य के बारे में भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो ये भी है कि जो सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच कौन सा एक अभ्यारण्य बनाया गया था? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। और यहीं पर दोस्तों गंगा नदी में डॉल्फिन का संरक्षण व्यापक रूप से किया जा रहा है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस प्रकार से दोस्तों ये परियोजनाएं हुई कंप्लीट। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को आप वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी लोग इसके पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, क्रमशः पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी वो सारी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर दोस्तों ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो इसी प्रकार से डिस्क्राइब्ड पढ़ना कि इसकी शॉर्ट सिनॉप्सिस टाइप में पढ़ना है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। थैंक्स फ्रेंड्स।